न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दिल्ली के विभिन्न वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में हाईकोर्ट की ओर से नियमित जमानत पर रोक लगाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की है। 150 वकीलों ने गुरुवार 4 जुलाई 2024 को सीजेआई चंद्रचूड़ को यह खत लिखा और हितों के टकराव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल दिए जाने के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए था, क्योंकि जज के भाई जांच एजेंसी के वकील हैं। वकीलों ने दावा किया कि जस्टिस सुधीर कुमार जैन के सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं और हितों के इस स्पष्ट टकराव की कभी घोषणा नहीं की गई। हालांकि सूत्रों ने बताया कि वकील अनुराग जैन आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के किसी भी मामले को नहीं देख रहे हैं। इस प्रतिवेदन पर 157 वकीलों ने हस्ताक्षर किए हैं। वकीलों ने एक डिस्ट्रिक्ट जज के कथित आंतरिक पत्र पर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें अधीनस्थ अदालतों के वोकेशनल जजों से कोर्ट की छुट्टियों के दौरान लंबित मामलों में अंतिम आदेश पारित नहीं करने को कहा गया है। वकीलों ने इसे अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आज ईडी और सीबीआई मामलों में जमानतों का अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर रहे हैं और लंबी तारीख दे रहे हैं। यह प्रतिवेदन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु के उस आदेश को लेकर भेजा गया है जिसमें उन्होंने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को दी थी और बाद में ईडी की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी। इसमें कहा गया है, हम दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली की जिला अदालतों में देखी जा रही कुछ अभूतपूर्व प्रथाओं के संबंध में कानूनी बिरादरी की ओर से यह पत्र लिख रहे हैं। वकीलों ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिंदु ने केजरीवाल को जमानत देते हुए उन्होंने प्रधान न्यायाधीश के इस कथन का भी जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि अधीनस्थ अदालतों को शीघ्र और साहसिक निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि हाईकोर्ट में मामलों का बोझ न पड़े। प्रतिवेदन में कहा गया कि अगले ही दिन ईडी ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। इस चुनौती को बेहद अनियमित बनाने वाली बात यह है कि यह चुनौती राउज एवेन्यू अदालत के आदेश को अब वेबसाइट पर अपलोड किए जाने से पहले ही दी गई थी। इस प्रतिवेदन पर आम आदमी पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के प्रमुख वकील संजीव नासियार के हस्ताक्षर भी हैं। हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के जमानत आदेश को तत्काल सूचीबद्ध करने, सुनवाई करने और स्थगन लगाने का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है और इससे कानूनी बिरादरी के मन में गहरी चिंता पैदा कर दी है। कह रहा हूं और इधर जो बैठे उनके लिए भी कह रहा हूं, जब जो पार्टी सत्ता में रहेगी अगर विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी उस पार्टी का सत्यानाश होगा। अपने नेताओं को बता देना, अपने नेताओं को बता देना, आप इस गलतफहमी में मत रहना। और आप जेल की राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव ने आपको एक परिणाम दिया है सोचने के लिए, विचार करने के लिए। इसमें स्पष्ट बहुमत का भी जिक्र है मान्यवर। स्पष्ट बहुमत कहां है? 400 पार। आपने नारा दिया 400 पार, 400 पार, 400 पार। नॉट अ गुड हैबिट। 400 पार का नारा आपने दिया। आपकी 240 सीट आई। स्पष्ट बहुमत कहां है? आपके दावे से 160 सीट कम आई मान्यवर और 303 सीट पिछली बार थी, उससे 63 सीट कम आई मान्यवर और 272 का बहुमत होता है, उससे 32 सीट कम आई मान्यवर। आपको सोचना होगा, विचार करना होगा, अपनी कमियों की समीक्षा करनी होगी। और आपकी कमियां क्या है? आपकी कमियां आपका अहंकार है। जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता मान्यवर। रावण भी अहंकार में था। उसने लगा प्रभु श्री राम वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर लंका को आग लगाने का काम प्रभु श्री राम ने किया, रावण का नाश करने का काम प्रभु श्री राम ने किया। उस अहंकार का भी नाश होगा। और आप पता नहीं क्यों रिजल्ट को समझ नहीं पा रहे। आप लोग सबको गालियां देने लगते हैं। लोकतंत्र में अच्छी चीज नहीं मान्यवर। कभी मुसलमानों को गाली दो, कभी सिखों को गाली दो, कभी ईसाइयों को गाली दो, कभी जाटों को गाली दो, कभी मराठों को गाली दो, कभी दलितों को गाली दो, कभी पिछड़ों को गाली दो। आप सिर्फ गाली देते रहते हैं। दिस इज एक्सपर्ट मान्यवर। ये गाली देना बंद कीजिए मान्यवर।
अब अयोध्या वालों को गाली दे रहे मानो, अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं अयोध्या वालों को मानो। अयोध्या की हालत बताता हूँ मानो, अयोध्या में सुनो, अयोध्या के विकास के लिए इन्होंने कितना पैसा खर्चा किया मैं बता रहा हूँ मान्यवर। सुनो, अब रोकिए ना प्लीज सर, नहीं सुनिए प्लीज सर, मेरा बार बार आप रोकेंगे तो मैं बोल नहीं पर पाऊंगा। आपने जाटों का भी नाम ले दिया, मेरा लिहाज भी नहीं किया। अरे आप कोई गाली नहीं दी गई, नहीं कोई गाली दी नहीं गई है, इतना असत्य बोल रहे हो। नहीं, मेरा नहीं लिया। एक समाज को ऐसे नहीं करना चाहिए। यू आर अ सीनियर, यू आर अ सेकेंड टर्म एंड पार्टी के नेता हैं, जैसे आपने आकलन कर दिया नतीजों का, तो कहेंगे कि भाई आप अपने नतीजों को भी देखिए। नहीं, लोकसभा चुनाव में आपके भी नतीजे आए हैं, आए नहीं आए, चलिए उनका मौका लगेगा बोलेंगे, और लोकतंत्र में अच्छी चीज है। हमारे रिजल्ट गड़बड़ाएंगे, हम समीक्षा करेंगे, आपका गड़बड़ाया आप समीक्षा कीजिए, आप तो कुछ मानने को तैयार नहीं। अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारे मित्र जब यहां बोल रहे थे, अभी कल जब इनका भाषण मैंने सुना तो कह रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत नंबर 1 है। मैं बताता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन्होंने मान्यवर अयोध्या के विकास में बहुत पैसा खर्चा किया, होना चाहिए। प्रभु श्री राम की नगरी को विकास करने में एयरपोर्ट पे 1450 करोड़ रुपए, रेलवे स्टेशन पे 724 करोड़ रुपए, अयोध्या रिंग रोड पे 4793 करोड़ रुपए, 14 कोसी परिक्रमा पे 1140 करोड़ रुपए, पंचकोसी परिक्रमा पे 773 करोड़ रुपए, रामपथ पर 787 करोड़ रुपए, टाउनशिप पर 2180 करोड़ रुपए, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार पे 170 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज में 245 करोड़ रुपए। मान्यवर ये पैसा गया कहां? पहली ही बरसात में प्रभु श्री राम के गर्भगृह में पानी गिरने लगा, पूरी अयोध्या की सड़कें टूटी हुई हैं। मुख्य पुजारी ने ये बात कही मान्यवर, मुख्य पुजारी ने ये बात कही, मंदिर के मुख्य पुजारी ने कही, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया मान्यवर इन्होंने पैसे को, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया मान्यवर। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। सुनिए, कैन यू टेक योर सीट? कैन यू टेक योर सीट? कैन यू टेक योर सीट? ऑन one second, please take your seat. Honorable member, perhaps Neeraj, please. Honorable members, please. I will urge leaders of the parties to keep their members under control. Honorable member, you have made a reflection which is wrong. You make a reflection because someone has said something. When I got this news, I verified, got in touch with responsible people. If you have real documentary evidence, when you are speaking as a member of parliament, you cannot give a speech as you give outside. It is not so. Let us not run down our institutions. It is a temple worshipped all over the world. It will last, you know, for how many years it will last? Are you aware of the technology that has gone there? When I went to Ayodhya, there was a presentation by the technical people. We must appreciate it. Merely because someone has said so, you take it as gospel truth. Make an effort to find out. I will not encourage the sensation. इस अमृत काल के दौरान तमाम घटनाएं देश में घटित हुई। अग्निवीर जैसी योजना देश के अंदर आई, 4 साल की नौकरी, 17 साल में एक जवान सेना में भर्ती होगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं मान्यवर, इस योजना के बारे में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। नौजवानों में इसको लेकर प्रतिरोध है, गुस्सा है, और कहीं ना कहीं ये भारत की सेना को भी कमजोर करने की कार्रवाई है मान्यवर। अगर आप कारगिल के युद्ध को देखें
और उसके पहले भी जो सेना के अधिकारियों से आप बात करेंगे, 5 साल तक जब कोई फील्ड में काम कर लेता है जवान, उसके बाद युद्ध के स्थिति में उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको आगे किया जाता है। इसलिए मान्यवर, यह अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता करने की कोशिश है। उस पर भी पुनर्विचार आपको करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने बात की कि आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए दुनिया में। बहुत अच्छी बात है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। भारत को दुनिया की पहली नंबर की अर्थव्यवस्था बनाइए, हम सब खुश होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप कहां खड़े हैं? प्रति व्यक्ति आय के मामले में आप 141वें नंबर पर खड़े हैं, 141वें नंबर पर। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए मान्यवर? चंद पूंजीपतियों के लिए, जिनका लाखों करोड़ रुपए बैंक का कर्जा माफ किया गया। यह किसके लिए मान्यवर? आपने कहा, चुनाव के दौरान हमने एक भाषण और सुना मान्यवर, कि आपकी संपत्ति लेके ये भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। अरे संपत्ति कौन कौन लेके भागा है, ये तो सर्वविदित सत्य है। 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। ये कौन है? ये कौन है बड़े बड़े पूंजीपति? और मान्यवर, दूसरे सदन में इनका दिया गया जवाब है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, और मैं अगर गलत हूं तो उसके बारे में मेरे साथ ये बहस कर सकते हैं, जो प्रस्ताव लाना हो ला सकते हैं। ये सर्वविदित सत्य है, मैं आपको बता रहा हूं मान्यवर। 3,53,000 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के, 3,53,655 करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के नाम पे 43 कंपनियों का माफ किया गया। 43 कंपनियों का, इसका रिकॉर्ड आपके सामने मैं रख दूंगा। मान्यवर, संपत्ति आप कहां पहुंचा रहे हैं, किसको पहुंचा रहे हैं, किस लिए आप काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, यह पूरे देश को जानना चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको